पंचायत चुनाव का आज प्रचार थम जाएगा। पहले चरण के लिए यह प्रचार थम जाएगा क्योंकि 26 को प्रथम चरण का मतदान है। शाम 5:30 बजे तक ही प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी, डोर टू डोर वोट मांग सकेंगे। पहले चरण में भरतपुर, दौसा, जोधपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें, शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। प्रत्याशी अब डोर टू डोर वोट मांग सकेंगे। पंचायत चुनाव में आज प्रचार थम जाएगा। पहले चरण के लिए ये प्रचार थमेगा। भरतपुर जिला प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने करीब 300 से ज्यादा वाहनों का अधिग्रहण किया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि 150 बुलेरो और 16 बुलेरो कैंपर के साथ 10 मिनी बस और 15 बड़ी बस का अभी तक अधिग्रहण कर लिया गया है। वहीं परिवहन अधिकारी का कहना है कि आज करीब 100 से ज्यादा अन्य वाहनों का अधिग्रहण किया जाएगा, जिन्हें चुनावी ड्यूटी में लगाया गया है। पोलिंग पार्टी के लिए मिनी बस का इंतजाम किया गया है, तो वहीं चुनाव शाखा में लगे अधिकारियों के लिए बुलेरो गाड़ियां दी गई हैं। वैसे तो भारत में अनेक त्योहार उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो इसे भी त्योहार की तरह मनाया जाता है। लोकतंत्र के इस पर्व की तस्वीरें दौसा से देखने को मिल रही हैं, जहां ग्रामीण सरकार चुनने के लिए प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मतदाता गांव की सरकार चुनने में रुचि दिखा रहे हैं। दौसा के दंगल में इन दिनों अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें दौसा जिला परिषद के वार्ड संख्या 25 की हैं, जहां प्रत्याशी और उनके समर्थक गीतों के जरिए मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में हैं। ऐसे में प्रत्याशी और उनके समर्थक जब वोट मांगने घर घर जाते हैं तो मतदान के गीत गाते हुए नजर आते हैं। साथ ही पुरुष भी अपनी पार्टी और प्रत्याशी के पक्ष में बनाए हुए लोग गायकी के जरिए वोट मांग रहे हैं। दौसा जिले के ग्रामीण अंचलों से आ रही इस तरह की तस्वीरें निश्चित रूप से लोकतंत्र के इस पर्व को उत्साह से भर रही हैं। हमारे संवाददाता बाबूलाल धाल हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। बाबूलाल, वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी आज इस वक्त मैं झोटवाड़ा पंचायत समिति में हूं, जहां पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। यहां के विधायक और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने चुनाव प्रचार की पूरी कमान संभाल रखी है और इस वक्त ये हिम्मतपुरा गांव में है, जहां पर लोगों से, मतदाताओं से कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। लालचंद जी, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस जीत रही है? क्या माहौल देखा आपने जनता के बीच में? ये झोटवाड़ा पंचायत समिति का हिस्सा है और निश्चित तौर पे जितनी भी वार्डें हैं यहाँ पंचायत समिति की, उसमें कांग्रेस विजयी होगी। प्रधान पहले भी हमारा था और इस बार भी प्रधान कांग्रेस पार्टी का बनेगा। जिला परिषद की सीट में भी हम भारी बढ़त के साथ में चल रहे हैं। लोगों में भारी उत्साह है और किसानों में रोष भी है, किसान आंदोलन का। इसका जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जिन्होंने वादे किए, केंद्र की सरकार है, इसके प्रति जो लोगों का आक्रोश है, चाहे वो महंगाई हो, रसोई गैस की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, आम आदमी बुरी तरह से प्रभावित है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को विजय मिलेगी। कार्यकर्ता पूरे तन मन से लगे हुए हैं। हमारे सभी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या गुस्सा महसूस किया आपने जनता का? बीजेपी तो कह रही कि मोदी सरकार की जो योजना है उनका बहुत अच्छा असर है। क्या आप इलाके में घूम रहे हैं, कहीं आपको दिखा कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई गुस्सा है जो कांग्रेस को वोटों के रूप में तब्दील हो जाएगा? देखिए, ये बात आप मेरे से नहीं पूछ कर, यहाँ जितने किसान बैठे हैं आप इनसे पूछें, इनसे लेवें। मेरे मुंह से कहना ठीक नहीं रहेगा। जितना आक्रोश यहाँ है आप इनको खुद को पूछ सकते हो। इनको एक एक चीज का पता है कि यूरिया के दामों में क्या हुआ, पेट्रोल डीजल में क्या हुआ, रसोई गैस का क्या हुआ, नौकरियों का क्या हुआ। जो नौजवान पढ़ी लिखी पीढ़ी है उसको जो आश्वासन मिला था कि इतनी नौकरियां मिलेगी, उसका क्या हुआ। तो जनता बुरी तरह त्रस्त है और आप इनसे खुद पूछ सकते हैं गाँव के लोगों से कि आज किस प्रकार का माहौल है। 2 साल हो गए अशोक गहलोत जी की सरकार को बने हुए। क्या लगता है आपको कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है धरातल पर? अशोक गहलोत जी को लोग बहुत पसंद करते हैं और ये जो तमाम किसान है एक बार फिर से गांव की सरकार बनाने में, जिला प्रमुख बनाने में और प्रधान बनाने में फिर से कांग्रेस को चुनेंगे। आपने क्या महसूस किया? क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कहीं धरातल पर? कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अशोक गहलोत जी की सरकार के जितने कार्यक्रम और जो कोरोना काल में जो प्रबंधन रहा, उसी का तो नतीजा है आज गाँव के लोग कांग्रेस के साथ।
और पूरे तन मन पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। दावा क्या आपका झोटवाड़ा पंचायत समिति में और जिला परिषद में कितने वार्ड जीतने वाली है कांग्रेस? जोटवाड़ा विधानसभा में 2 पंचायत समितियां हैं, एक जोटवाड़ा और एक जोबनेर। दोनों में कांग्रेस जीतेगी, दोनों में कांग्रेस के प्रधान बनेगी और उसी के साथ में हमारी जो जिला परिषद की सीटें हैं वो भी कांग्रेस जीतेगी। आप ग्रामीणों के बीच में हैं, क्या लगता है कि थोड़ा समझाना मुश्किल होता है गांव के मतदाता को? कई लोग रूठ जाते हैं तो उन्हें मनाने के लिए मंत्री जी को बहुत कोशिश करनी पड़ रही है। नहीं, ये सब अपने लोग हैं। मैं पहले से लगातार इनके बीच में रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब किसान परिवारों के लोग हैं। हमारी ये छोटी छोटी बैठकें इसी तरह चलती रहती है। आप धूम धड़ाका नहीं करते, बड़े जुलूस नहीं निकालते, क्या एक ये अलग स्ट्रेटेजी है चुनाव जीतने की? नहीं, धूम धड़ाका हमने पहले भी नहीं किया। हमारे कार्यकर्ता गाँव के हैं, किसान परिवारों के लोग हैं, सब बुलाते हैं, सब जगह बैठ के बात होती है। तो आरजू, ये हैं कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है जयपुर की जिला परिषद पर भी काबिज होगी और झोटवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र की 2 पंचायत समितियां वहां पर भी प्रधान उनके बनेंगे। लालचंद कटारिया ने पूरे चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है। सभी उम्मीदवारों के पक्ष में जाकर के अपील कर रहे हैं उन्हें जिताने की। आज शाम तक चुनाव प्रचार चलेगा, उसके बाद में डोर टू डोर संपर्क होगा। तो कुल बाबूलाल, दौसा से बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आई थी। लोग लोकगीत गाकर अपने मतदाताओं को रिझा रहे हैं। प्रत्याशी झोटवाड़ा में ऐसा कुछ देखने को मिला? जी बिल्कुल, गांव-गांव में यही नजारे हैं क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव है। पंचायत समिति प्रधान, जिला प्रमुख का जो चुनाव होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। सब लोग जो है आप बोलिए। तो क्या है कि गांव के जो लोग हैं वो इन चुनावों में सक्रिय भागीदारी करते हैं, लोकतंत्र का उत्सव मनाते हैं, गाते हैं और अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी जान से एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, रातों की नींद गायब कर देते हैं। लेकिन कोशिश यही होती है कि जिस उम्मीदवार के वो पक्ष में खड़े होते हैं आखिर तक उसके साथ डटे रहते हैं। तो इस चुनाव में भी यही नजारा है। हालांकि सरपंचों के चुनाव हो गए हैं, सबसे ज्यादा जो सक्रिय भागीदारी होती है वो सरपंच के चुनाव में होती है। लेकिन इस बार क्योंकि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव अलग अलग हो रहे हैं, तो ये जो चुनाव हो रहे हैं तो इनमें भी इस बार बहुत ज्यादा भागीदारी आम जनता की देखी जा रही है, मतदाताओं की देखी जा रही है और यही भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है। और गांव का मतदाता जब चुनाव होंगे यानी परसों जब वोट डाले जाएंगे तो आपको लंबी लंबी कतारें दिखेंगी और लोग अपनी बारी का इंतजार करते देखे जाएंगे। लाल, अगर झोटवाड़ा की हम बात करें, झोटवाड़ा पंचायत की, तो वहां के प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? बेसिक नीड्स मतदाताओं की क्या रहेंगी? जी देखिए, झोटवाड़ा पंचायत समिति का बहुत सारा हिस्सा जो अब शहर में आ गया है, लेकिन ग्राम पंचायतें अब भी वहां पर हैं। वहां पर पानी की समस्या है, सफाई की जो है समस्या है, गांव कहीं एलिवेटेड रोड, कहीं अंडरपास, बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनको दूर करने की कोशिश करी है कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने वहां के विधायक रहते हुए। तो इनका दावा है कि हर हाल में यहाँ पर जो है कांग्रेस काबिज होगी बोर्ड के ऊपर। जिला परिषद की जो तमाम सीटें हैं वो फिर से जीतेंगी क्योंकि पिछली बार जो है झोटवाड़ा में कांग्रेस का ही प्रधान बना था और लालचंद कटारिया को इस बार भी उम्मीद है कि जनता उन्हें निराश नहीं करेगी क्योंकि वो आम जनता के बीच में रहते हैं। लोगों को उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता, वो अपने खेत में मिल जाते हैं। सुबह सुबह तमाम लोग जो है उनके पास में आके अपनी समस्याओं का समाधान कराते हैं। तो उनको उम्मीद है कि उन्होंने जो डेवलपमेंट कराया पिछले 2 साल में उसका असर धरातल पर दिखेगा। आम जनता जब वोट करने जाएगी तो विकास का मुद्दा हावी रहेगा और जनता सरकार के साथ चलेगी क्योंकि जब कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है तब ही जनता जो है सरकार के साथ जुड़ती है। शुक्रिया बाबूलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब हम बात करेंगे दौसा के दंगल की। जिला प्रमुख और 11 पंचायत प्रधान की जंग के लिए चुनाव होने हैं और कोई जनता ने वहां को मुंह तोड़ जवाब देनो छे और कांग्रेस ने बहुत भारी वोट से में आगो छे और बहुत भारी बहुमत से जितानो छे। धन्यवाद। आप सब जानते हो कि राजस्थान में जिलों में 6 जिलों में क्या चुनाव हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे और हम प्रधान और जिला प्रमुख के पदों पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा उम्मीदवार आसीन होंगे। तो जब तक पूरा आशीर्वाद और समर्थन हमारे उम्मीदवार को मिलेगा। अब बात करेंगे दौसा के दंगल के। जिला प्रमुख और 11 पंचायत प्रधान की जंग के लिए कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है। कुछ सीटों को छोड़ दें तो सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है और दोनों ही पार्टी के बड़े नेता गांव की सत्ता पर काबिज होने के लिए जोर लगा रहे हैं।
गांव की सरकार चुनने की तारीख नजदीक आते ही नेताओं की भीड़ हर गांव में उमड़ने लगी। जीत का आशीर्वाद चाहिए तो अब गांव की हर समस्या उम्मीदवारों की जुबान पर है। वहाँ की जो सबसे मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनको भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे जो ज़्यादा समस्या हमें समझ में आई वो है पानी की समस्या। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और मैं जो सबसे पहले करना चाहूँगी वो ये कि हर घर में पानी पहुँचे। ये है दौसा का रण, जहां जिला परिषद के 29 वार्ड और पंचायत समितियों के 225 वार्ड के लिए 3 चरणों में मतदान होना है। सत्ताधारी पार्टी को अपने काम पर भरोसा है। गहलोत कैबिनेट में मंत्री ममता भूपेश दौसा के अहम दंगल को हर हाल में जीतने का दावा करती हैं। जो 2.5 वर्षों के अंदर राजस्थान सरकार ने कार्य किए हैं, चाहे कोरोना मैनेजमेंट का कार्य हो, चाहे दौसा जिले के अंदर विकास की जो गंगा बहाई है, चाहे कॉलेज हो, चाहे पंचायत समितियां हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे रोडें हो, बहुत तरह के कार्य इस तरह के मील के पत्थर साबित होंगे और जनता हमारे विकास कार्यों पे, हमारे मैनेजमेंट पे मोहर लगाएगी। गहलोत सरकार में मंत्री ममता भूपेश को अपने काम पर भरोसा है तो विपक्ष का दावा है कि गहलोत सरकार से नाराज जनता पिछले चुनाव की ही तरह बीजेपी को अपना समर्थन देगी। 6 जिलों में कांग्रेस सरकार के प्रति बड़ा असंतोष है लोगों में, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं और मुझे पूरा विश्वास है पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का ही बाहरी रहेगा 6 जिलों में। विकास हमारा मकसद है। विकास ऐसा जो सभी का विकास है। जिस तरह की कांग्रेस सरकार ने यहाँ किया 2.5 वर्ष में जो जनता पस्त हो चुकी है, विकास हो चुका है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, न यहाँ पर किसी की सुरक्षा है, बल्कि केंद्र की योजनाओं का पैसा है उसका भी यहाँ पर सदुपयोग नहीं होता। बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार के कामकाज का फायदा उन्हें पंचायत चुनाव में मिलेगा, लेकिन मोदी सरकार से किसानों की नाराजगी और बढ़ती महंगाई के कारण कांग्रेस जीत की उम्मीद बांधे बैठी है। प्रधान और जिला प्रमुख कांग्रेस के बनेंगे, ये हमारा मुख्य मोटो है और लोगों को हमने साफ हमारी जो पिछले मेरी व्यक्तिगत रूप से 2-2.5 साल की जो कार्यक्रम वो हमने बताई है और साथ ही कांग्रेस की रीति नीति जिनसे गांव का, गरीब का, किसान का विकास होता है। इस बार मोदी से आमकर किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। जो सरकारी कार्य प्रणाली है निश्चित हमारे दौसा में हम अधिकतर सीटें जीतेंगे और हमारी सरकार ने काम किए हैं। हमने दौसा में बहुत से ऐसे काम करे हैं जो बहुत जरूरी थे। इन सब मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जाएंगे, जनता को समझाएंगे। मरुधरा की सियासत में अहम स्थान रखने वाले दौसा की जिला परिषद और पंचायत पर कब्जा जमाना हर पार्टी चाहती है, लेकिन 11 प्रधान और जिला प्रमुख के पदों पर कब्जा किसका होगा ये फैसला तो जनता ही करेगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दौसा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है। 3 बच्चों की मौत की दुखद खबर है। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। तीनों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। बच्चों के शव सिणधरी CHC लाए गए हैं। सिणधरी के टाकूबेरी गांव की घटना बताई जा रही है। दरअसल कल दिन से ही ये तीनों बच्चे घर से गायब थे, जिसके बाद परिजनों ने पहले उन्हें ढूंढा, बाद में पुलिस को सूचित किया और आखिरकार तालाब में तीनों बच्चों के शव मिले हैं। बच्चों के शव सिणधरी CHC लाए गए हैं, जहां पर मोर्चरी में रखवा दिया गया है। कल दिन भर से ही बच्चे गायब थे। इन तीनों में से 2 सगे भाई हैं। तीनों बच्चों की मौत हो गई है। इलाके में तीनों बच्चों की मौत से मातम पसर गया है। इन तीनों बच्चों की मौत तालाब में डूबने से हुई। दरअसल कल दिन से ही ये बच्चे लापता थे। परिजनों ने शिकायत भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने छानबीन की तो आखिरकार तालाब में तीनों बच्चों के शव मिले। तो धौलपुर में एक और हादसा हो गया। फिर से पार्वती नदी में हादसा हुआ है। नहाने के दौरान 2 युवक नदी में डूब गए। ग्रामीणों ने एक कर दोनों को बाहर निकाला। चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया, एक का अस्पताल में इलाज जारी है। कोलारी थाना क्षेत्र के खरगपुर गांव स्थित पार्वती नदी का ये मामला है। दोनों ही युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रिश्तेदारी में ये खरगपुर गांव आए थे। आपको बता दें, धौलपुर से ही कल भी एक खबर आई थी, जो पार्वती नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई थी और अब 2 युवक पार्वती नदी में डूबे, जिनमें से एक की मौत हो गई है, दूसरे का इलाज हालांकि जारी है। दोनों ही युवक पार्वती नदी में नहाने के लिए गए थे। फिलहाल ग्रामीणों ने एक कर दोनों को बाहर निकाला, जिनमें से चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया, दूसरे का इलाज जारी है। कोलारी थाना क्षेत्र के खरगपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है।
धौलपुर से दुखद खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 युवक पानी में डूब गए, जिनमें से एक का इलाज हालांकि जारी है, एक की मौत की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों युवक अपने रिश्तेदार के यहां आए थे, खड़गपुर गांव, जहां पर पार्वती नदी में नहाने के लिए गए थे और हादसे का शिकार हो गए। हमारे संवाददाता हरिवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिवीर, दूसरे की हालत कैसी बनी हुई है? हरिवीर, जिस युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है उसकी हालत कैसी बनी हुई है अभी? लगता है टेक्निकल इशू की वजह से हमारे संवाददाता नहीं जुड़ पाए हैं, तो आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खड़गपुर गांव में एक पार्वती नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, दूसरा अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उसका इलाज जारी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के ये दोनों युवक हैं जो अपने रिश्तेदार के यहां खड़गपुर गांव आए थे, जहां पर नहाने के लिए पार्वती नदी में गए थे और ये हादसा हो गया। धौलपुर से ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर 2 युवक हादसे का शिकार हो गए। तो धौलपुर से ये दूसरी खबर सामने आई, जहां पर एक और दर्दनाक हादसा हुआ। नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। एक बच्ची 14 साल की है, दूसरी बच्ची 7 साल की थी। दोनों की मौत हो चुकी है। दरअसल फुलरिया विसर्जित करने के लिए ये दोनों बच्चियां खूबीपुरा गांव में पार्वती नदी के तट पर गई थी और वहां पर पार्वती नदी में डूबने से दोनों बच्चियों की मौत हो गई है। एक की उम्र 14 साल बताई जा रही है, दूसरी बच्चे की उम्र 7 साल बताई जा रही है। खूबीपुरा गांव की ये घटना है, जहां पर नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। धौलपुर से ये 2 दुखद खबरें आई हैं, जहां पर एक तरफ 2 बच्चियों की मौत हो गई पार्वती नदी में डूबने से, दूसरी तरफ एक युवक भी हादसे का शिकार हुआ और एक युवक की पार्वती नदी में ही डूबने से मौत हो गई। भरतपुर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है, एटीएम काटकर कैश लेकर फरार हो गए। गैस कटर से पहले एटीएम को काटा और उसके बाद पैसे लेकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। अब सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश जारी। हालांकि पैसे कितने थे इसका अभी कोई अनुमान नहीं लग पाया है। कामा कस्बे के अंबेडकर चौराहे की एक घटना है, जहां पर बदमाशों ने एटीएम को गैस कटर से काटा और नकदी लेकर फरार हो गए। फिलहाल सीसीटीवी खंगालकर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। परंपरा से पानी बचाओ मुहिम में अब बात जयपुर के पुरानी गोविंद देव जी की बावड़ी की, जो जल संरक्षण की नायाब विरासत है। करीब 300 साल पहले बनी ये बावड़ी कभी नहीं सूखती, आज भी लोगों की प्यास बुझाती है। जल संरक्षण की नायाब विरासत, पुरानी गोविंद देव जी की बावड़ी, 300 सालों में कभी नहीं सूखी बावड़ी। मरुधरा में कई बावड़ियां हैं जो परंपरा से जल संरक्षण का संदेश देती हैं, जिसमें जयपुर की पुरानी गोविंद देव जी की बावड़ी नायाब विरासत है। 300 साल पुरानी ये बावड़ी कभी नहीं सूखी, हमेशा पानी से लबालब रहती है। पुराने गोविंद देव जी का जो मंदिर है, जयपुर के आराध्य देव जिन्हें ठाकुर जी भी कहा जाता है, उनके यहाँ एक बावड़ी जो बनाई गई थी करीब 17वीं सदी में, उसके बाद में देखिए कि आज तक ये बावड़ी न सिर्फ आबाद है बल्कि पानी से लबालब भी है। राजस्थान में चाहे कितना ही सूखा हो, आसपास इलाके में किस तरह का माहौल हो, लेकिन इसमें कभी पानी नहीं जाता।
थोड़ा बहुत पानी जाता भी है तो बरसात के साथ साथ पानी फिर से ऊपर आने लगता है। इस बावड़ी का निर्माण जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के पुराने मंदिर के साथ ही किया गया था। इस बावड़ी से आसपास के लोगों की पानी की जरूरतें पूरी होती थी। आज भी कभी जब पानी की सप्लाई में रुकावट आती है तो इसी बावड़ी से लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। हम बचपन से इसी में नहा रहे हैं, इसी में नहाया धोई कर रहे हैं। घर में भी पानी काम में इसी को लिया करते थे। यहाँ कोई वाटर सप्लाई नहीं थी, ये तो बाद में हुई है। हमारा जन्म यहीं से है, शुरू से नहाया धोई इसी में किया है। इसी में क्या? एक कुआं इधर है, एक कुआं इधर है। आजकल कुआं सब बंद हो चुके। इस बावड़ी का पानी कनक वृंदावन गार्डन के मेंटेनेंस के लिए सप्लाई किया जाता है। रोजाना हजारों लीटर पानी मोटर के जरिए निकाला जाता है, लेकिन बावड़ी में 35 फुट से ज्यादा जल स्तर बना रहता है। पानी तो हमेशा ही बना रहता है, बरसात होती है तो ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे पानी तो इसमें रहता है करीबन 30-40 फीट पानी तो रहता है। कुआं भी गहरा है इसका, 30-35 फीट तो गहरा कुआं है। उसके बाद फिर ये ऊपर बावड़ियाँ हैं, 2 पोर्शन बावड़ी के, एक कुएं का है, ऐसे 3 पोर्शन है। और ये पानी तो वैसे भी बढ़ जाता है। अभी जैसे इसमें कनक गार्डन में बगीचों में जाता है तो पानी 2-3 घंटे बाद वापस आ जाता है। इसमें लेवल डाउन जाने के बाद लेवल डाउन होता है, फिर 3-4 घंटे बाद वापस आ जाता है। पानी की तो आवक बहुत ज्यादा है इसमें। जो बना के गए अच्छी तरह, ये सब समझ के बना के गए आगे के लिए, भविष्य में काम देगी। और भविष्य में अब पानी की आवश्यकता है ही है। पानी की कमी आ गई, जल स्तर घट गया, तो अब जरूरत है ऐसी चीजों की। जब कहीं पानी नहीं मिलता आप लोगों को यहाँ मिल जाता है? यहाँ मिल जाता है, यहाँ से लेते हैं और यहाँ तो हमेशा पानी रहता है। इस बावड़ी में पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि पास में ही मौजूद मानसागर झील और आसपास के पहाड़ों से रिस कर पानी इस बावड़ी में जमा होता रहता है। ये बावड़ी जर्जर होने लगी थी, तब 7 साल पहले इसका जीर्णोद्धार का काम किया गया। आने वाले समय के अंदर जब हम जल के लिए परेशान होंगे, इसलिए बावड़ियाँ जो पुराने कुएं हैं, जहाँ से पानी का आवाक है, जहाँ पानी परमानेंट रहता है, उन जगह पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके पीछे गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया तो आज ये थोड़ा सही है, नहीं तो ये बिल्कुल एक खंडर की तरह हो गया था सारा। कितने साल पहले? ये अभी 5-7 साल की बात है। पूरा खंडर हो गया? बिल्कुल ये पूरा खंडर हो गया था, पत्थर निकल के बाहर गिरते थे। जल संरक्षण की विरासत पुरानी गोविंद देव जी की बावड़ी को संजोया गया तो ये आज भी पानी की जरूरतों को पूरा कर रहा है। परंपराओं को जब सहेजा गया, बचाया गया, तो एक सुखद नतीजा सामने आया। आज अगर इस तरह की हजारों बावड़ियां हमारे पास में मौजूद होंगी जिनमें पानी का लेवल ऐसा होगा, तो देखिए कि जल की कितनी ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। और इन तमाम चीज़ों को पूरा करने के साथ साथ बेहतर नतीजे भी पाए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जयपुर में स्कूल संचालकों का हल्ला बोल शुरू हो चुका है। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों का ये प्रदर्शन चल रहा है। प्रोग्रेसिव स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये प्रदर्शन है। स्कूल संचालकों का पैदल मार्च शुरू हो चुका है। इसके नाम से लेट कलेक्ट जमा करवाने के नाम पर सरकार ने रोक रखा है। इसी के साथ में 20-21 का भुगतान अभी तक सरकार की तरफ से कानों को जू नहीं रोक रही है। तीसरा, हम मान्यता की कुछ पत्रावलियां हैं, 4100 मान्यता की पत्रावलियां पूरे राजस्थान भर से लगी थी। उसमें से मात्र 350 स्कूलों को इन्होंने मान्यता जारी करी है, जबकि राजस्व विभाग की तरफ से लैंड कन्वर्जन की छूट है। फिर भी ये लैंड कन्वर्जन की शर्त लगाकर सरकार ने मान्यताएं जारी करी है और इसके अंदर 41 स्कूलों को शिथिलता देकर मान्यताएं जारी करी है। इसके आधार पर लगभग 3700 विद्यालयों की मान्यताएं सरकार ने रोक रखी है। तीसरा जो मुख्य पॉइंट है हमारा, आरटी के तहत हमारे पास में 13 लाख बच्चे पूरे राजस्थान भर में अध्ययनरत है। उन बच्चों का लगभग 750 करोड़ का बजट राजस्व विभाग का बनता है। उसमें से सरकार ने अभी तक 1 पैसा जारी नहीं करा, जबकि केंद्र सरकार ने आरटी की पुनर्भरण राशि को 65% केंद्र की तरफ से जो मिलती है वो स्टेट गवर्नमेंट को जमा करा दी है। इसके बावजूद राज्य सरकार उस पैसे को रोक कर बैठी है। और इसमें हम तो सिर्फ इतनी सी बात मानते हैं, यदि किसी बच्चे को हम प्रमोट कर रहे हैं तो उस बच्चे का आरटी का भुगतान जारी होना चाहिए। थैंक यू। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी से, जिन्होंने लोक कल्याणकारी योजनाओं का और कोरोना प्रबंधन देके देश में अपना प्रमुख स्थान और वाई प्राप्त किए, इसलिए हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर गर्व है
लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जी, आप गैर सरकारी स्कूलों के बारे में भी जरा सोचिए, क्योंकि उनमें अध्ययनत करने वाले शिक्षक आज नरेगा में काम कर रहे हैं, सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। यदि शिक्षकों की ये दशा, दुर्दशा इस देश में होगी तो सोचिए आने वाला भारत कैसा बनेगा। मैं भंवर सिंह कसाना, स्कूल प्रोग्रेसिव संघ, जयपुर। कल्याण एक मिनट लाइव सर बोलते हैं। हमारे संवाददाता महेश हमारे साथ जुड़े हुए। महेश, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं इन लोगों की? क्या मांगे आप लोग? हमारी मांगे, सबसे पहली मांग तो जो लंबित मान्यताएं हैं वो जारी की जानी चाहिए। जिन्होंने 41 मान्यताएं राज्य सरकार ने जारी की और उनमें उन्होंने कुछ छूट दी है, वही छूटें लगभग सभी स्कूलों पर लागू होती हैं। तो क्यों नहीं जारी की जाती वो मान्यताएं, क्यों रोक रखी हैं, ये अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा आरटीए भुगतान है, स्कूलें खोलने संबंधित बातें हैं, जिसके लिए हम बार बार प्रयास कर रहे हैं। कई आंदोलन कर चुके हैं लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हम लोग प्रयास बड़ी संख्या में आज प्रोग्रेसिव स्कूल के जो संचालक हैं वो यहाँ पर जुटे हैं और बीजेपी कार्यालय से लेकर के ये सिविल लाइन फाटक तक पहुँचेंगे और यहाँ पर इनके साथ में जो टीचर्स हैं वो भी प्राइवेट स्कूलों के वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसी के साथ में स्टूडेंट्स भी जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स से हम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आप लोग? सर जयपुर से छुट्टी ले रखी है, क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम यही कहना चाहते हैं कि बस स्कूल खुल जाए हमारी। हाँ, स्कूल तो खुलने जा रही है। कहाँ खुल रही है सर? स्कूल नहीं, स्कूल कहाँ खुल रही है सर? निजी स्कूल को बंद कर रखा है। बंद कर रखा? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर 12th में। 12th तो खुली जा रही है सर। अब निजी क्लास से तो बंद है ना, तो बाकी स्कूल बाकी तो बंद है, तो आगे आने वाले दिनों में खुल रही है। खुल जाएगी तो बात। आप लोग को पता नहीं है कि आप कैसे प्रदर्शन में यहाँ पहुँचे हैं? आप लोग को लाया गया है क्या कहीं से? नहीं सर, हम खुद आए हैं। खुद आए हैं? हम खुद आए हैं सर। आपको अवेयर नहीं है कि मांगे क्या है? हमारे मम्मी पापा सर हम आए सर, स्कूल खुलवाया जाए और हमारी फीस जो ली गई है उससे माफ की जाए। आपकी फीस किससे माफी चाहते हैं? सर स्कूलों से हमारी फीस ली। हाँ सर, जो बच्चे आपके साथ में आए ये बता रहे कि स्कूली बच्चे हैं आपके? ये बच्चे स्कूली बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स ने भेजा है सर। वो ये कह रहे हैं तो जानते ही नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या खुल रहा है। शुक्रिया महेश, हम तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आपने देखी हल्ला बोल की स्कूल संचालकों का। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी में आपसी फूट। पायलट का ये कहना है कि देश में महंगाई चरम पर है, देश में बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। ये सारी बातें सचिन पायलट ने कही है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा किस बात की? तो सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जहाँ तक विपक्ष की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 साल में कभी इस बात का परिचय नहीं दिया कि एक सकारात्मक विपक्ष की पार्टी है। उस दल में पोस्टर वॉर और कौन नेता बड़ा छोटा है, इसी की होड़ में अपना पूरा समय में जाहिर किया है। अभी भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ केंद्र में तो जन आशीर्वाद यात्रा निकली है अनेक राज्यों में, लेकिन आशीर्वाद किस बात का मांग रहे हैं? पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार कर गया है, इस बात का आशीर्वाद, या गैस का सिलेंडर 850-900 रुपये का? फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।